मैं शिवराज सिंह पदयात्री समस्त भारत, मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों बहनों, नौजवान छात्र व छात्राओं, तथागत बुद्ध का कथन है कि न्याय का प्रकाश सूर्य से अधिक होता है, जबकि त्याग और बलिदान की आभा न्याय से भी तीव्र होती है। तथागत गौतम बुद्ध। जो राष्ट्र जितना अधिक न्यायप्रिय होता है, वह राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। न्याय व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए न्यायप्रियता पर आधारित सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और न्याय दिलाने में माननीय अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो राष्ट्र जितना अधिक न्यायप्रिय होता है, उसका भविष्य उतना ही उज्जवल और सुरक्षित होता है। यह ऐतिहासिक और प्रमाणिक सत्य के रूप में समझा जा सकता है। भारत में संविधान सभा द्वारा त्वरित व तत्कालिक न्याय व्यवस्था को सुचारू करने के लिए माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 124(3) के में वैकल्पिक व्यवस्था की गई होगी। अनुच्छेद 217 भाग 2 के और ख के द्वारा भी उच्चतम और उच्च न्यायालय में तत्काल न्याय व्यवस्था को संचालित कराने के लिए यह व्यवस्था की गई होगी, होती प्रतीत होती है। अनुच्छेद 312(1) जिसमें कहा गया है कि किसी अन्य बात के होते हुए भी संसद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग गठित करने पर विचार कर सकेगी। आजादी के, चूंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया गया था और अनुच्छेद 312(1) को
प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बिल 1993 में भारत की संसद से पारित किया गया। यह 43 वर्ष का समय बीत जाता है। माननीय न्यायपालिका के 9 महान न्यायाधीशों ने एक मत से अनुच्छेद 312(1) के लागू कराने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक आयोग के गठन के बिल को निरस्त कर दिया गया। यह उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक हित के साथ साथ दूरदृष्टि, दीर्घकालीन, सार्वभौमिक, व्यापक, राष्ट्रीयता, मानवता और नैतिकता के विपरीत संकीर्णता और संकीर्णतम विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता प्रतीत होता है। 1993 से चौबीस तक 31 वर्ष हो जाने के बाद अभी भारत की संसद ने अथवा केंद्र सरकार ने इसे गठित करने की आवश्यकता महसूस क्यों नहीं की, यह आप समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, कॉलेजियम सिस्टम को माननीय अधिवक्ताओं के विशेष परिवारों के लिए लेटरल एंट्री के रूप में देखा जाना भी, समझा जाना भी अतार्किक नहीं होगा। न्याय दूसरों के बारे में लोग बड़े न्यायप्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन न्यायप्रियता की असली परख तब होती है जो व्यक्तिगत और राष्ट्र के हितों के बीच मध्य वो किसको महत्व देता है। तो हम महसूस कर सकते हैं कि पारिवारिक, व्यक्तिगत और आर्थिक हितों को ही जातीयता के आधार पर एक असंवैधानिक, वैकल्पिक, संगठित जातीय संगठन है जो अपने पारिवारिक हितों के लिए संयुक्त रूप से जातीय सामंजस्य बनाकर अपने परिवारियों के हितों को सर्वोपरि रखकर बिना किसी प्रतियोगिता के सिर्फ भारत में की न्यायपालिका में माननीय न्यायाधीश बनने के लिए किसी विशिष्ट परिवार में जन्म लेना ही पर्याप्त है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। जो व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति के जातीय भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक उत्पीड़न, यह हजारों वर्षों से
के विरुद्ध यह व्यवस्था स्थायी रूप से की गई थी। माननीय न्यायपालिका के महान न्यायाधीशों द्वारा स्थायी व्यवस्था को अस्थायी, वैकल्पिक और अपने व्यक्तिगत हित के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को स्थायी रूप से परिवर्तित किया गया प्रतीत होता है। भारत में यदि न्याय यह वर्ग यह आवाज करता है कि उसे न्याय नहीं मिला है, तो उसको संगठित होकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह बात रखने पर विचार क्यों नहीं करना चाहिए, जिससे उन सभी तथ्यों के साथ कि जिनका कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है उसमें उपवर्गीय विभाजन के आदेश दिया जाना और जिस में 90% आरक्षित एक ही जाति के लोग योग्यता के आधार पर नहीं, संकीर्ण और विकृत मानसिकता के आधार पर उनसे न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। हम ये महसूस कर सकते हैं, हम माननीय न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। क्या न्यायपालिका भी सम्मान कराने के योग्य है, यह उसे चिंतन करना चाहिए। किसका कोटा जातीय जनगणना कराने की अनिवार्यता पर माननीय न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेकर अपने द्वारा किए गए निर्णय के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है, पर विचार कर सकते हैं। आज भारत की संसद में अनुसूचित जाति जनजाति के माननीय 131 सांसद, उनमें से विवेकशील वो लोग चाहे तो संसद में उन्हें बिल पेश करने पर विचार करना चाहिए। इससे सत्ताधारियों की नीयत और विपक्ष में बैठे राजनेताओं की नीयत दोनों स्पष्ट हो संभवतः हो सकती हैं। माननीय विपक्षी दल, जिसने अतीत से ही अनुसूचित जाति जनजाति के 1930 से 32 तक विरोध किया है, ओबीसी के लोगों को तो जिस महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, उनके द्वारा संचालित दल ने उनके अधिकारों को आज तक खाए बैठे हैं। यह मानसिकता को दर्शाता है। जब यह मंडल कमीशन लागू किया गया 7 अगस्त 90 को, तब भी 91 में पूर्व पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी, जिसने निजीकरण, उदारीकरण